इस बीच अटकलें लगी कि G20 समिट में शामिल होने के लिए सितंबर में पुतिन भारत आ सकते हैं। माना जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन की दोस्ती है। पुतिन 2 बार से इस समिट में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार वो इसमें शामिल हो सकते हैं। खबर है कि सितंबर में G20 समिट के दौरान पुतिन के दूसरे सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, जिसके बाद अटकलें लगी कि इस साल सितंबर के महीने में पुतिन भारत आ सकते हैं और G20 समिट का हिस्सा बन सकते हैं। यानी पीएम और पुतिन एक बार फिर एक साथ एक मंच पर दिख सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि पुतिन के भारत दौरे के बाद पीएम से उनकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन से जंग के दौरान ही पुतिन का G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आना कोई मामूली बात नहीं है। और अगर सच में पुतिन भारत आए तो फिर तो इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को ही मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने रूस को अलग थलग करने की कोशिश की। पिछली बार की G20 समिट में पुतिन शामिल ही नहीं हुए थे, लेकिन इस बार वो भारत आ सकते हैं, G20 समिट में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद पीएम और पुतिन की दोस्ती परवान चढ़ेगी। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान पाकिस्तान के गले की हड्डी बन रहा है। पाकिस्तान से न घुलते बन रहा है न निकलते बन रहा है। इस बयान को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का सरेंडर माना जा रहा है, क्योंकि खुद बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखना पहाड़ जैसा काम है। We face a particularly uphill task to try and get Kashmir into the center of the agenda at the United Nations. पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे का रोना दुनिया के आगे रोता आया है। कश्मीर पर उसकी नीति सिर्फ दुनिया में शोर मचाने की रही है, कभी संयुक्त राष्ट्र के सामने तो कभी मुस्लिम देशों के संगठन के सामने तो कभी किसी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। संयुक्त राष्ट्र के सामने इस मुद्दे को लाना पाकिस्तान के लिए आसान तो कभी नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इतनी साफ गोई से अपनी बेचारगी को कबूल पहली बार किया। हालांकि पाकिस्तान के नेता वहां के लोगों को कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के नेताओं के लिए सिर्फ सियासी शोर और तमाशे का जरिया रहा है, लेकिन आर्थिक बदहाली की वजह से पाकिस्तान के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। वो भी ऐसे कि पाकिस्तान के नेता भारत के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे, बल्कि भारत के लिए हर शब्द का इस्तेमाल सोच समझ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो तो अपने बयान में भारत को अपना दोस्त कह गए। Our friends within our neighboring countries strongly object. जैसे ही उनके मुंह से भारत के लिए दोस्त निकला, वो बुरी तरह हड़बड़ा गए। थोड़ी देर तो वो समझ ही नहीं पाए कि अब हालात संभाले कैसे जाएं। Our friends within our neighboring countries strongly object. बिलावल का यह बयान पाकिस्तान का सरेंडर समझा जा रहा है। पाकिस्तान के नेता भी समझ रहे हैं कि अगर भारत से हाथ मिलाया होता तो आज भीख मांगने की नौबत ना आई होती। इसीलिए पहले भारत के खिलाफ जहर उगलने की रेस लगाने वाले नेता भारत को दोस्त बताने लगे हैं। इस बीच खबर है कि भारत ने तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जाएगी, जिसके बारे में तालिबान सरकार ने खुद आदेश जारी किया। इस ट्रेनिंग में तालिबान सरकार के वो अधिकारी शामिल होंगे जिन्हें अंग्रेजी आती है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने अंग्रेजी में विदेश नीति के गुण सिखाएंगे। 14 से 17 मार्च तक चलने वाली ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, जिसमें तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को विदेश नीति और कूटनीति सिखाई जाएगी। इस मामले में खुद तालिबान सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उसने तालिबान सरकार के अधिकारियों से ट्रेनिंग में शामिल होने को कहा और ट्रेनिंग के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी, जिसमें वो ये बताएंगे कि उन्होंने भारतीय दूतावास के अधिकारियों से विदेश नीति के कौन से दांव पेच सीखे। हालांकि भारत की ओर से इस पर अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन तालिबान सरकार ने आदेश जारी करके बता दिया कि उनके अधिकारियों को भारत के अधिकारी विदेश नीति सिखाने वाले हैं। वैसे भी भारत की विदेश नीति की इस समय दुनिया भर में चर्चा है, क्योंकि भारत ने एक बार नहीं बार बार ये साबित किया कि वो विश्व गुरु बनने का दम रखता है और सबको साथ लेकर चल सकता है। कभी पाकिस्तान के दोस्त माने जाने वाले और कट्टर छवि वाले तालिबान भी ये बात समझते हैं और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो विदेश नीति भारत से सीखेंगे, क्योंकि उनका दोस्त पाकिस्तान खराब विदेश नीति का ही खमियाजा भुगत रहा है। वैसे अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद से तालिबान भारत को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। तालिबान के कई वरिष्ठ अधिकारी भारत के साथ बातचीत के पक्ष में हैं। यही कारण है कि भारत ने काबुल में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर खोला है। इधर राजस्थान में कांग्रेस विधायक हरीश चंद्र मीणा ने अपनी पार्टी की कमियां गिनवा डाली और बीजेपी की तारीफों के पुल बांध दिए। राजस्थान में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर बीतते दिन के साथ कांग्रेस के अंदर मनमुटाव नए स्तर पर पहुंच रहा है। इस बार बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरीश चंद्र मीणा बोले और ऐसा बोले कि कांग्रेस की पूरी बखिया ही उधेड़ डाली, क्योंकि पिछले कई साल से राजस्थान कांग्रेस में संगठन खड़ा करने पर कोई काम ही नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष तक परमानेंट नहीं है। हरीश चंद्र मीणा इसी बात पर बरस पड़े। प्रदेश अध्यक्ष 2.5 साल से निष्क्रिय। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करने से भी परहेज नहीं किया। हमारे सामने जो विरोधी पार्टी बहुत मजबूत है। हरीश चंद्र मीणा पहले पायलट गुट में थे, फिर उन्होंने पाला बदला और गहलोत गुट में चले गए।
लेकिन अब वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। यानी राजस्थान कांग्रेस के अंदर ही किसी बात पर एक राय नहीं, जो पार्टी को कमजोर कर रही है, क्योंकि खुद कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ रही, जबकि कांग्रेस के नेता और संगठन का कुछ अता पता ही नहीं। उधर प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी घिर गए। उन्होंने जयपुर के एक कार्यक्रम में पीएम पर विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई और उसने कांग्रेस पर बार बार प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। कब्र खोदने की इन्होंने बात करी है, अभी खत्म करने की बात कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा से पहले राजस्थान में अजय माकन प्रभारी थे, लेकिन पिछले साल 25 सितंबर को राजस्थान में जो सियासी उथल-पुथल मची, उसके बाद रंधावा को राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। इस बीच अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने यह दावा किया कि यूक्रेन जंग में जब्त किए गए अमेरिकी हथियारों को पुतिन ईरान भेज रहे हैं ताकि वो उनसे मिलते जुलते हथियार बना सके। पिछले एक साल से चल रही इस जंग में अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार भेज रहे हैं, और उनमें कंधे पर रखकर चलाने वाला हथियार जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग के मैदान में अमेरिका का यह हथियार रूस के ताकतवर टैंकों के लिए काल साबित हुआ। इसके अलावा अमेरिका ने रूसी फौज को रोकने के लिए जेलेंस्की की सेना को एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम स्ट्रिंगर भी दिए थे। लेकिन कई जगहों पर रूस के जोरदार वार की वजह से यूक्रेन के सैनिक इन हथियारों को पीछे छोड़कर भाग खड़े हुए। और अब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का दावा है कि उन हथियारों को जब्त कर रूस ईरान को भेज रहा है, जिनसे वो उनकी तकनीक चुराकर उनसे मिलते जुलते हथियार बना सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान अमेरिकी हथियारों से तकनीक चुराकर उसी तरह के नए और खतरनाक हथियार बनाने में माहिर है। इससे पहले उसने 1970 में भी ऐसा ही कुछ किया था। और CNN न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब ईरान ने तूफान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई थी, जो अमेरिका की BGM-71 TOW मिसाइल की कॉपी थी। आरोप है कि इसी तरह 2011 में भी ईरान ने अमेरिकी ड्रोन RQ-170 सेंटिनल की तकनीक चुराकर एक ताकतवर ड्रोन बनाया था। और दावा है कि 2018 में ईरान का वो ड्रोन इजराइल की सीमा में घुस गया था, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। मतलब ये कि ईरान कई साल से दूसरे देशों के हथियारों की जानकारी चुराकर उसी तरह के हथियार बना रहा है, और अब एक बार फिर पुतिन ने ईरान को इस काम पर लगाया है। खबर है कि ईरान ने स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलों की तकनीक चुराकर उसी तरह के दूसरे हथियार बनाने पर काम शुरू भी कर दिया है। इधर काले धन पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी FATF की एक रिपोर्ट पर भारत में बवाल मच गया। इस रिपोर्ट में येस बैंक के पूर्व CEO राणा कपूर पर 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाए जाने का जिक्र किया गया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। यूपीए सरकार के दौरान राणा कपूर ने MF हुसैन की एक पेंटिंग प्रियंका वाड्रा से 2 करोड़ में खरीदी थी। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? बीजेपी का आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान इस डील के जरिए पद्म भूषण अवार्ड का सौदा किया गया था। पेंटिंग की ये डील 2010 में हुई थी। इस बीच खबर है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए पाकिस्तान किसी भी शर्त को मानने पर राजी है, और इसीलिए एक बार फिर उसने रूस की सरकार से संपर्क किया। लेकिन खबर है कि रूस अब भी पाकिस्तान के साथ डील करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, लेकिन पाकिस्तान बार बार उससे संपर्क कर रहा है और उसकी हर शर्त मानने को तैयार है। असल में पाकिस्तान को लग रहा है कि रूस से डील उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को बचा सकती है। इसीलिए पाकिस्तान ने रूस को कहा है कि वो चीन, UAE या सऊदी अरब की करेंसी में डील करने के लिए तैयार है। ऊपर से उसने पेशकश की है कि वो शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्च भी उठाने को तैयार है। पाकिस्तान चाहता है कि रूस का कच्चा तेल उसे $50 प्रति बैरल में मिल जाए। ये कीमत यूरोपियन यूनियन के $60 वाले प्राइस कैप से भी काफी कम है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $80 के पार है। इसलिए रूस इस डील में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। उधर अमेरिका के मिसिसिपी में निकोलस क्राफ्ट नाम के आदमी ने 165 किलो वजन घटाकर दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। और उन्होंने अपना 165 किलो वजन 4 साल में घटाया। निकोलस क्राफ्ट ने बताया कि डॉक्टर की चेतावनी के बाद उन्होंने वजन घटाने का फैसला लिया। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि ज्यादा वजन के साथ वो लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मिसिसिपी के रहने वाले निकोलस का वजन पहले करीब 300 किलो था,